हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम के कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर को लेकर जनरल इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो है मंडी निरीक्षक की तैयारी के साथ साथ और जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस जो हैं कमोबेश एक ही प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मंडी निरीक्षक का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जो हमारे नए साथी हैं जो शायद पहली बार एग्ज़ाम दिलाएंगे, उनकी ये जिज्ञासा थी कि इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। जो एक्सपीरियंस हैं, जो पहले से एग्ज़ाम्स दिला रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, पर जो नए हैं उन्हें ये अभी समझने में जो है सहायता होगी कि प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस से किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और उन्हें सॉल्व किस प्रकार से करना है। तो नए और पुराने सभी के लिए ये जो वीडियो है फ़ायदेमंद होएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस हम ले रहे हैं आरआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके क्वेश्चन पेपर से और 2017 के पटवारी पेपर से। तो कुल 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसके किस पार्ट में जो है एरर है या फिर गलती है। क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। 3 पार्ट में बंटा हुआ है ये। पहला पार्ट है ही ट्राइड, दूसरा पार्ट है हार्डली टू और तीसरा पार्ट है विन द रेस। इसका मतलब क्या निकलता है? उसने कोशिश की बहुत मुश्किल से रेस जीतने के लिए। तो ये जो सेंटेंस अभी जिसका हम वो कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ सा नहीं लगता है? भाई उसने कोशिश की तो बहुत मेहनत वाली कोशिश होगी रेस जीतने के लिए। मुश्किल से वाली कोशिश तो नहीं करेगा ना कोई। तो आपको समझना पड़ेगा कि हार्डली जो वर्ड है, हार्ड से बना हुआ है, पर हार्डली का जो सेंस निकलता है, हार्डली का जो मतलब निकलता है वो होता है मुश्किल से। हार्डली का जो मतलब निकलता है वो होता है मुश्किल से। जैसे अगर मैं कहूं ही हार्डली गेट एनीथिंग टू ईट, उसको मुश्किल से कुछ खाने को मिलता है। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अब इस सेंटेंस में देखिए, उसने कोशिश की रेस जीतने के लिए बहुत मुश्किल से, तो ये सेंटेंस जो है सही नहीं बैठता। ये सेंटेंस ऐसा होता है कि उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत मेहनत की रेस जीतने के लिए। तो मेहनत के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा हार्ड। तो ये हो जाएगा ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस। तो सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड जो पार्ट है, उसमें गलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही सेंटेंस होगा ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ द ईडियम एट 6s and 7s इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो एक ईडियम यहां पर दिया हुआ है, ईडियम है एट 6s and 7s, एट 6s and 7s। ये ईडियम है। 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो आपको जो है इसका मतलब पता हो। अगर आपको इसका मतलब पता हो तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता हो, एट 6s and 7s का मतलब आपको नहीं भी पता हो, तब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सही तरीके से। कैसे? कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब 3 जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। आपको ये ढूंढना है कि उन तीनों ऑप्शंस में क्या सिमिलरिटी है। भाई ईडियम का मतलब तो एक ही होएगा, तो वो तीनों सेंटेंस में जो है इसका मतलब जो है लगभग एक जैसा निकलेगा, और एक में जो है नहीं निकलेगा। तो जिसमें नहीं निकलेगा वो आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको आपको ढूंढना है।
ऑड आउट करना है आपको कुल मिलाकर। चलिए सेंटेंसेस पढ़ते चलते हैं। ए है ही अपोलोजाइज्ड बिकॉज द हाउस वॉज एट 6s and 7s। उसने माफी मांगी, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, क्योंकि घर जो है 6s and 7s में था। घर किस कंडीशन में हो तो माफी मांगी जा सकती है? अस्त व्यस्त हो। ऑब्वियसली एक जनरल रीजन बनता है कि घर जो है अस्त व्यस्त हो। अगर अस्त व्यस्त वाला कारण नहीं भी हो तो एट 6s and 7s किसके संदर्भ में बात की जा रही है? घर के बारे में। बिकॉज द हाउस वॉज एट 6s and 7s, तो घर के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन में बात होती है घर के बारे में। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, अ टीचर हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू क्लासरूम एंड शी वाज एट स्टील एट 6s and 7s। तो हमारी जो टीचर है वो अभी अभी जस्ट नए क्लासरूम में गई है, वो अभी भी जो है एट 6s and 7s, वो अभी भी। तो जो टीचर नए क्लास में गई है अभी अभी, वो क्या हो सकती है? शॉक हो सकती है, परेशान हो सकती है, कंफ्यूज हो सकती है, कुछ भी हो, पर इसका जो भी मतलब निकलता हो एट 6s and 7s का, ये किसके लिए बात हो रही है? टीचर के लिए। तो बी जो हमको बता रहा है वो बता रहा है टीचर के लिए। ये जो भी इसका मतलब निकल रहा है वो किसके लिए निकल रहा है? टीचर के लिए निकल रहा है। सी देखिए, आफ्टर द कैप्टन ऑफ द टीम ब्रोक हिज लेग द अदर प्लेयर्स वर एट 6s and 7s। यानी जब कैप्टन का पैर टूट गया तो जो दूसरे खिलाड़ी थे वो एट 6s and 7s। कैप्टन का पैर टूट गया है, दूसरे खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? शॉक में हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर भी जो टीचर्स, यहां पे प्लेयर्स के लिए बात हो रही है, प्लेयर्स के लिए बात हो रही है। डी। चौथा देखिए, द डॉग्स बार्किंग केप्ट द ब्राउन्स एट 6s and 7s विद देयर नेबर्स फॉर मंथ्स। तो कुत्ते का भौंकना जो है, ब्राउन्स, ब्राउन्स कोई सरनेम होएगा, उनको जो है महीनों से 6s and 7s में रख रहा है। तो ये हो गया नेबर्स के लिए। चारों ऑप्शन में हम क्या देखते हैं कि एक ऑप्शन में वो घर के बारे में बोल रहा है, इसका जो सेंस है, और बाकी तीनों में वो बोल रहा है टीचर, प्लेयर, नेबर, यानी कि ह्यूमंस के लिए। यानी कोई ह्यूमन फीलिंग, कोई ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन से रिलेटेड किसी चीज की बात कर रहा है। एक चीज में जो है वो घर के बारे में बात कर रहा है, जो कि अजैव है, जो जीवित नहीं है। तो इसका मतलब जो भी हो, जो भी फीलिंग होगी वो इन तीनों के लिए ठीक है। घर जो है ऑड आउट हो गया, क्योंकि जो ह्यूमंस के लिए जो फीलिंग हो सकती है वो घर के लिए नहीं हो सकती भाई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। तो अभी तक देखिए हमने जाना नहीं कि इसका जो है मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी हम सही आंसर पे पहुंच गए। कैसे? ऑड आउट निकाल के। तो एक्चुअल में एट 6s and 7s का मतलब होता है कंफ्यूज होना, मतलब इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की हालत में। तो अब देख लीजिए कि टीचर नए क्लासरूम में गई तो कंफ्यूज थी, प्लेयर्स के जो कैप्टन का पैर टूट गया तो वो कंफ्यूज हो गए, कुत्ता भौंक रहा था तो नेबर्स कंफ्यूज थे कि कुत्ता भौंकता क्यों है रात में करके। तो ये हमने देखा कि कैसे हमें सही आंसर अगर नहीं भी पता हो, यानी उसका मीनिंग अगर नहीं भी पता हो, तो भी किस तरीके से हम ऑप्शंस के थ्रू जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, हो सकता है हम आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देखें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Choose an appropriate word from the alternatives given to supply a conjunction for completing the following sentence। कंजक्शन ढूंढना है भाई, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सेंटेंस है ही एक्ट्स ब्लैंक, ही वर ऑलरेडी द बॉस। हालांकि यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, पर ठीक है। और ऑप्शन है आपके लाइक, दैट, एस इफ, सो दैट। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि प्रीपोजिशंस कैसे यूज हो रहे हैं, कंजक्शन कैसे यूज हो रहे हैं, तो आप उनको ना रख कर पढ़ कर देखिए। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, तो वो सही साउंड नहीं करेगा। आप जब उसको रख कर पढ़ कर देखेंगे ना उसके साथ में, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं साउंड करता। तो इसके द्वारा भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में सही पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे देखिए, ही एक्ट्स सो दैट ही वर ऑलरेडी द क्वेश्चन, सो दैट हो ही नहीं सकता इसमें।
ए है जैसे लाइक, ही एक्ट्स लाइक ही वर ऑलरेडी द बॉस। अगर यहां पर ऑलरेडी द बॉस नहीं होता तो ही एक्ट्स लाइक अ बॉस, ये हो सकता था, ही एक्ट्स लाइक द बॉस, बॉस की तरह, लाइक मतलब की तरह। पर यहां पर आगे दिया हुआ है कि जैसे वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो पहले से बॉस हो, जैसा कि, मानो, इस प्रकार। तो इस प्रकार के वर्ड्स के लिए यूज होता है एज इफ, जैसे कि, मानो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ही एक्ट्स एज इफ ही वर ऑलरेडी द बॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर में जो वर्ड दिया हुआ है उसके अपोजिट मीनिंग में होना चाहिए। अपोजिट मीनिंग मतलब हम बात कर रहे हैं एंटोनिम्स की। वर्ड है आपका हियरसे। देख के क्या पता चल रहा है, इसमें दो चीजें दिख रही है आपको। हियर सुनना, से मतलब कहना, कुछ सुनने कहने से वाली बातें हैं इसमें, ठीक है। अभी आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग मान लो नहीं पता, तो ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है, अच्छा अपोजिट मीनिंग निकाली है ना, इसका अपोजिट निकालना है हमको, इस मीनिंग का। अभी हमको इसका मीनिंग नहीं पता तो इसके अपोजिट का मीनिंग कैसे निकालें? तो फिर ऑप्शन में जाइए। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है प्रीसियस। प्रीसियस मतलब होता है कीमती। अब हियर और से में आपका कीमत से लेना देना कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बी एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब लागत लगाना, कितना हो सकता है, अनुमान लगाना। पैसे वैसे के मामले में अनुमान लगाना, किसी की कीमत का अनुमान लगाना, लागत का अनुमान लगाना जो है वो कहलाता है एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का उल्टा क्या होना चाहिए? आप लागत लगा रहे हैं बिना लागत लगाए हुए, तो ऐसा कुछ सेंस भी नहीं निकलता है इससे हियर से का। भाई एक सेंस तो आपको पता चल रहा है, मतलब सुनना कहना जैसा कुछ चीज का आपको पता चल रहा है, सुनना कहना हियर से। तीसरा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। और चौथा है इनडिसेंट। डिसेंट मतलब अच्छा होता है, इनडिसेंट मतलब बुरा हो गया। तो देखिए क्या चीज एक पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज यहां पर आ रहा है ऑथेंटिक, यानी विश्वसनीय। विश्वसनीय, ये एक वर्ड यहां पे आ रहा है ऑथेंटिक। और यहां पर हम देख रहे हैं कहना सुनना जैसी कोई बात आ रही है। तो अब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता हो और आपको कोई एक ऑप्शन लेना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विश्वसनीय बात की जा रही है, मतलब ऑथेंटिक बात की जा रही है, कुछ जिस पर विश्वास किया जा सके, और यहाँ पर कुछ कहने सुनने की बातें की जा रही है। तो आप एटलीस्ट इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ऑथेंटिक के साथ, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अलग ही दिशा में जा रहे हैं, उनका कहने सुनने से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर आप ले सकते हैं सी। अब आते हैं एक्चुअल में। तो हियर से का एक्चुअल मतलब होता है कही सुनी बात, गप, गप्पे लड़ाना। तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, गप जो है। और ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हमने देखा जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें वास्तव में आंसर नहीं भी पता हो तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके द्वारा हम एटलीस्ट सही आंसर तक पहुंच कैसे सकते हैं। हो सकता है कि इस क्रम में हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, पर आप मान के चलिए 70+ टाइम ऐसा होगा कि हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 70+ का रिस्क आप जो है ले सकते हैं, बनिस्बत की छोड़ दें। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको इस प्रकार का रिस्क लेना हो तो आप ऐसे ऑप्शंस के थ्रू जाकर रिस्क जो है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पर सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको करेक्ट सेंटेंस जो है चुनना है। क्या क्या सेंटेंस है भाई? देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। अच्छा ए। बी है देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन अ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। सी है देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन एन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। और चौथा है देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। देखिए ए इन द सारा चीज आ रहा है, ये आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको पता है ए एन जो है संख्या के लिए यूज होता है
और द जो होता है या दी जो होता है वो डेफिनेट चीज़ों यानी जो एक ही है, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है वो पर्टिकुलर है, और जगह जगह पे ऐसे बहुत सारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नहीं है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है एक ही है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन डी के साथ, देयर आर मेनी लार्ज शॉप्स इन दी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे राजपथ है, जैसे भारत में एक ही है, पथ बहुत सारे हैं पर राजपथ की अगर बात की जाए दिल्ली तो वो एक ही है। जैसे दलाल स्ट्रीट की बात की जाए मुंबई तो वो एक ही है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द ईडियम फ्रेज इन कैपिटल लेटर्स। अब यहां पर फिर से ईडियम या फिर फ्रेज दिया हुआ है कैपिटल लेटर में, जो लिखा हुआ है गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन नॉट। हमें ये पता करना है कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसका जो मीनिंग है वो इसके आसपास होगा। तो अभी दो प्रकार के हमने क्वेश्चंस देखे ईडियम्स में। पहले में अभी सीधा सीधा पूछ रहा है कि उसका मीनिंग क्या है, तो मैंने जब वीडियो कवर किया था तो मैंने मीनिंग्स आपको बताए थे हिंदी में, कुछ के इंग्लिश में भी बताए थे, पर हिंदी में मैंने उनके सेंस उनके मीनिंग जो है आपको बताए थे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उन्हीं में से आपको उसका मीनिंग निकालना है, यानी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आप ऑप्शन पढ़ेंगे, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो अगर आपने इडियम्स पढ़े हुए हैं, जो इडियम्स पढ़े हुए हैं और उनकी मीनिंग आपको पता है तो आप ऑप्शन से बता सकते हैं, और नहीं पता है तो फिर हम वही करके देखेंगे जो अभी पिछले दो क्वेश्चंस में हमने किया। लिखा हुआ है गॉर्डियन नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ। नॉट का मतलब होता है गांठ। अब ये गॉर्डियन जो है किसी का नाम हो सकता है, किसी के नाम पे गांठ। ऑप्शंस हैं, अभी हमें इसके सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। ऑप्शन ए है अटमोस्ट हेट्रेड फॉर समवन। हेट्रेड मतलब होता है घृणा। तो पहला जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है घृणा का। चलिए ए निकल रहा है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब घृणा, किसी से बहुत नफरत करना। बी क्लोज फैमिली ट्री, वंश वृक्ष की बात हो रही है यहां पे। सी टू ट्विस्ट हेयर इनटू अ पर्टिकुलर शेप, बाल को जो है लट बनाना, लट बनाना या जो भी बनाते हैं ट्विस्ट करके। और चौथा है अ सीमिंगली इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। देखिए अब ये यहां पर बात हो रही है मुश्किल काम या फिर समस्या की। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने जो है कविताएं पढ़ी है, कहानियां पढ़ी हुई हैं, तो गांठ का जो है लिटरेचर में, साहित्य में गांठ का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे रिश्तों में गांठ पड़ गई, संबंधों में गांठ पड़ गई। तो गांठ का मतलब होता है कि जो सरलता थी, जो सहजता थी वो खत्म हो गई, मुश्किल आ गई, उसमें समस्या आ गई। तो गांठ का जो लिटरेचर में यूज होता है वो सामान्य रूप से समस्या के लिए होता है। ये अब हमारे रिश्तों में समस्या आ गई, मुश्किल आ गई। तो देखिए घृणा से, वंश वृक्ष से या लट बनाने से जो है आपको एक बार ये लग सकता है कि गांठ बांधी जा रही है, तो बाल में बांधी जाने वाली गांठ हो सकती है। ये बहुत डायरेक्ट आपके दिमाग में आ सकता है, पर चूंकि इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, थोड़े से ईडियम की बात हो रही है। ईडियम्स में, फ्रेजेस में क्या होता है, छोटे छोटे शब्दों से गूढ़ बातें कही जाती हैं, बड़ी बातें। लोकोक्ति जो मुहावरे हुआ करते हैं, लोकोक्तियां जो हुआ करती हैं, उसमें छोटे बातों में गूढ़ बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी जीवन के उससे रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है अगर ये फ्रेज या इडियम है तो वो बाल बांधने के बारे में तो नहीं होगा, किसी जीवन के किसी जो है किसी पहलू के बारे में होगा, किसी शिक्षा के बारे में होगा।
तो ये जो है मुश्किल काम या फिर समस्या से रिलेटेड है। तो इस प्रकार भी आप जो है सही, ये तीसरा हमने देखा कि अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तो आप किस प्रकार से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो जाएगा मुश्किल काम या फिर समस्या, और गार्डियन नॉट का जो है वही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अभी देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्द आपको दिए होंगे, उनके लिए एक शब्द आपको जो है चुनना है। शब्द क्या है, दिया क्या हुआ है, टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ओन कंट्री, किसी व्यक्ति को जो है उसके देश में वापस भेजना। टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ओन कंट्री, उसके अपने देश में किसी व्यक्ति को वापस भेजना जो है वो है क्या है, वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए एक्सपेट्रिएट, बी है डिलीगेट, सी है एक्सपेल, डी है रिपेट्रिएट। देखिए कुछ कुछ चीजें आप ध्यान देंगे। एक्स, एक्स मतलब बाहरी के लिए होता है, बाहर भेजने के लिए। एक्सपोर्ट जैसे होता है, एक्स बाहरी, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर। तो एक्स जो वर्ड यूज होता है, एक्स जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है बाहरी के लिए। तो एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो एक्सपेट्रिएट किसी को बाहर भेजना, ठीक है, बाहर भेजना, ध्यान देंगे पहले का जो मतलब निकल रहा है। दूसरा भी डिलीगेट, डिलीगेट मतलब तो होता है कि आओ भगत करना, लेने जाना, मतलब आओ भगत करके लाना, वो होता है डिलीगेट। आपने वर्ड सुना होगा, डिलीगेशंस आ रहे हैं, विदेशों से डिलीगेशन आ रहे हैं, तो डिलीगेट से बना हुआ है डिलीगेशन। एक्सपेल, एक्सपेल ये भी, एक्सपेल का मतलब होता है बाहर कर देना। पर ध्यान दीजिए यहां पर बाहर करने की बात नहीं हो रही है, भगाने की बात नहीं हो रही है। सेंट बैक मतलब वापस, फिर से उसके देश में भेजना, फिर से। और चौथा है डी रीपेट्रिएट। तो अगर आप सिर्फ इसी शब्द पर ध्यान दें, री पर, तो री का मतलब होता है पुनः, फिर से। तो वो अपने देश का तो था ही, उसको हम फिर से उसके देश वापस भेज रहे हैं, एक शब्द। और दूसरा शब्द आपको जो ध्यान में देना चाहिए, पेट्रिएट। तो पेट्रिएट, पेट्रियोटिक, देशभक्ति। पेट्रिएट जो वर्ड है वो देशभक्ति से रिलेटेड है। तो किसी को उसके वतन में वापस भेजना, वतन आपकी फिर देशभक्ति से संबंधित है। तो आप इस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं शब्दों को। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो होगा रिपेट्रिएट, फिर से। तो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता हो, ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर मीनिंग आपको नहीं भी पता हो, आप शाब्दिक मीनिंग निकालकर किस प्रकार सही आंसर पर पहुंच सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए अब एक्टिव पैसिव वाला आ गया यहां पर। तो एक्टिव पैसिव के बारे में हम जानते हैं। एक्टिव पैसिव में सिंपल जो डिफरेंस की अगर हम बात करें, एकदम डायरेक्ट शब्दों में बोलें, तो एक्टिव में क्या होता है कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पूरे सेंटेंस का जो भार है, पूरे सेंटेंस का जो वेटेज है, वो सब्जेक्ट पर रहता है। किसने किया। तो एक्टिव में जो भार रहता है वो सब्जेक्ट पर होता है, और पैसिव में वो जो भार है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट पर। क्या काम हुआ पैसिव में। तो देखिए एक्टिव है, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू जू। मुझे याद है कि वो मुझे जू लेकर गए थे। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। मुझे याद है कि वो मुझे जू लेके गए थे, मतलब मुझे उनका जू लेके जाना याद है, ये इसका मतलब निकलता है। अब देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता, क्या है कि ये भले चेंज हो जाता है, आप किस पर फोकस दे रहे हैं, किसको भार दे रहे हैं, पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। सेंटेंस का जो मीनिंग निकलना चाहिए वो वही निकलता है। अभी देखिए इसमें से कुछ जो सेंटेंस है वो तो ऐसे ही गलत होंगे। दे रिमेंबर टेकिंग मी टू द जू, पहला ऑप्शन बोलता है उनको याद है। एक्टिव में बोल रहा है मुझे याद है
पेसिव में उनको याद तो नहीं हो सकता। एक्टिव में भी मुझे याद है तो पेसिव में भी सेंस वही निकलना चाहिए कि याद तो मुझे ही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा, आई रिमेंबर देम टेकन टू द जू बाई देम। जू कौन गया था? जू किसको लेकर जाया गया था? मुझे लेकर जाया गया था ना भाई। पर सेकंड सेंटेंस में देखिए मुझे लेकर जाने का कहीं उल्लेख ही नहीं है। आई रिमेंबर देम टेकन टू द जू बाई देम, मुझे ले जाने का कहीं पे उल्लेख ही नहीं है। सेकंड सेंटेंस भी गया। सी देखिए, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, मुझे ले जाया गया, मुझे याद है। तो कई बार क्या होता है कि देम जो होते हैं वो जो लेके गए होते हैं, अगर वो कंफर्म ना हो कि कौन हो तो बाई देम टाइप के चीजें यूज होना जरूरी नहीं होता है। जनरली हम क्या देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव जब हम करते हैं तो लास्ट में जो सेंटेंस बनता है बाई हिम, बाई मी, बाई देम, इस प्रकार का वर्ड यूज होता है। पर दे देम जब थर्ड पर्सन क्लियर ना हो तो बाई देम यूज होना जरूरी नहीं रहता। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, सेंटेंस का जो मतलब है वो पूरा पूरा निकलता है। फोकस जो है किस पर जाता है? जू भेजे जाने को, यानी कि ऑब्जेक्ट पर। तो ये जो सी ऑप्शन है, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, ये जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। अगला क्वेश्चन है, ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड। वो हमसे कहता है कि दरवाजा बंद रखो। प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात आ गई यहां पर। एक्टिव पैसिव के बाद से अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। आप उसका पहले तो हिंदी में ही समझ लीजिए। वो हमसे कहता है दरवाजा बंद रखो। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सामने वाला जो भी बंदा है वो हमसे दरवाजा बंद रखने को बोल रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अबो इंपेरेटिव। अब इसका जो है करेक्ट आपको ढूंढना है। ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज, वो हमसे कहता है कि दरवाजा बंद रखो। बिल्कुल सही, पहला ही सही है इसका आंसर। पर बाकी ऑप्शंस भी हम पढ़कर देख लेते हैं। ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, इसमें दरवाजा बंद करने को बोल रहा है, पर किन को बोल रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि उन्हें डायरेक्टली जो है हमको कहा था। तो बी में देखिए हमारा उल्लेख ही नहीं है, तो ये नहीं है। फिर ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज, कि हमें बंद रखना चाहिए। चाहिए वाली बात ही नहीं हो रही है, वो सीधा सीधा बोल रहा है, सीधा सीधा ऑर्डर कर रहा है वो बंद रखने के लिए। और डी, ही आस्ड, देखिए यहीं से गलत हो गया। ही आस्ड, अब यहाँ पे पास्ट टेंस में चले गए जबकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो पहला जो है इसका सही आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग अ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब प्रीपोजिशन हमें इंसर्ट करना है ब्लैंक में। वी आर सॉरी डेस योर मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब बैड लक, आपका जो भी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य के लिए हमें खेद है। तो देखिए अब हिंदी में क्या पता चल रहा है, आपके दुर्भाग्य के लिए हमें खेद है। लिए वर्ड के लिए इंग्लिश में है फॉर। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ऑप्शन में फॉर जो है किसमें है? बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर सॉरी फॉर योर मिसफॉर्चून। आपने पिक्चर्स में भी सुना होगा डॉक्टर को बोलते हुए, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप जो है कहीं से पढ़ा लिखा हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे रिकॉल कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गए 2015 के आरआई के क्वेश्चंस। मॉडरेट लेवल के थे, बहुत इजी नहीं थे, बहुत हार्ड भी नहीं थे। पर हमने देखा किस प्रकार 4-5 क्वेश्चन जिनका आंसर हमें नहीं भी पता था उसका सही आंसर पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी पहुंच सकते हैं। अगला हम 2017 का पटवारी का पेपर देख रहे हैं, उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन कहता है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश ही बन जाए वही बहुत है, अब ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से आपको क्या ही लेना देना। पर जहाँ पर स्पेलिंग की बात हो रही है, मीनिंग की बात हो रही है, वहाँ पर क्या है कि कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। अब ये सारे
जो वर्ड्स हैं या तो आपको पता होंगे या फिर नहीं पता होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, आपने कितने सारे वर्ड्स जो हैं पढ़ रखे हैं, कितने के मीनिंग आपको पता है, कितने की सही स्पेलिंग आपको पता है। ट्रिक काम नहीं आएगा, परंतु फिर भी इसका ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। पहला है स्किलफुल, दूसरा है सिग्नलिंग, तीसरा है डिस्टिलर, चौथा है किडनैपर। तो इसका जो आंसर है वो है पहला ए, स्किलफुल। स्किलफुल जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है, स्किल और फुल। तो स्किल में डबल एल होता है, पर जब स्किलफुल बनता है तो वो सिंगल एल हो जाता है, स्किलफुल। तो ये हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट। डायरेक्ट, आप जो है रोम सीधे ही डायल कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट वर्ड है वो क्या है। ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव, दूसरा है प्रीपोजिशन, तीसरा है एडवर्ब, चौथा है वर्ब। देखिए प्रीपोजिशन तो है नहीं, डायरेक्ट का मतलब होता है ना, डायरेक्ट मतलब निर्देशित करना या फिर सीधे ही होता है, तो प्रीपोजिशन तो है नहीं। अब तीन चीज़ें यहाँ पर बचती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब यहाँ पर डायल करना है, डायल वाली बात हो रही है, तो वर्ब तो यहाँ पर हो गया डायल। तो दो ऑप्शंस कट गए, प्रीपोजिशन कट गए और वर्ब कट गए। अब बच गया एडजेक्टिव और बच गया एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता, ये वर्ब की विशेषता भी बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता भी बताता है। वर्ब एडवर्ब की, दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। एडवर्ब हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखिए कि जो डायरेक्ट वर्ड है वो किस सेंस में यूज हो रहा है। यू कैन डायल रोम डायरेक्ट, संज्ञा यहाँ पर क्या है, यू। तो डायरेक्ट जो वर्ड है वो तुम्हारी विशेषता तो नहीं बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, डायल करने की विशेषता बता रहा है कि तुम डायल कर सकते हो, पर डायरेक्ट डायल कर सकते हो, यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की। तो क्या हो गया ये, एडवर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन, सी टोल्ड मी डोंट बॉदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन। इसका मतलब निकलता है उसने मुझसे कहा। टोल्ड मी पास्ट टेंस है, डोंट बॉदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन, मुझे न्योता भेजने की या इनविटेशन भेजने की का कष्ट मत करो। बॉदर मतलब कष्ट, मतलब उसकी चिंता मत करो, उसके बारे में मत सोचो। तो डोंट बॉदर, चिंता मत करो, यानी वो सीधे सीधे ये कहने की कोशिश कर रही है कि चिंता मत करो मुझे इनविटेशन भेजने की, मतलब नहीं है जरूरत इनविटेशन भेजने की, इनडायरेक्ट। तो हमें देखना है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, तो क्या ध्यान देंगे, शी टोल्ड मी। टोल्ड मी यानी कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है यहाँ पर टोल्ड मी। और जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा में, डोंट बॉदर, वो है किसमें, प्रेजेंट टेंस में है वो। तो चूंकि ये पास्ट टेंस हो गया, जब आज हम बताएंगे इसको इनडायरेक्ट करके, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है उस समय के हिसाब से पास्ट में हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शंस देखिए, सी टोल्ड मी डोंट बॉदर। देखिए डोंट तो अब आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब पास्ट हो चुका है, पास्ट की बात चल रही है, तो पहला ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिए। सेकेंड है, शी टोल्ड मी नॉट टू बॉदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। शी का हो जाएगा हर, बिल्कुल सही। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा नॉट टू बॉदर। डोंट का हो जाएगा नॉट टू, ठीक है, नॉट टू बॉदर।
नॉट टू बॉदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, शी टोल्ड मी नॉट टू बॉदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। थर्ड देखिए, चेक के लिए, फर्दर चेक के लिए, शी टोल्ड मी डिड नॉट, तो डोंट का डिड नॉट इस प्रकार से ऐसा चेंज नहीं होगा भाई। और चौथा है शी टोल्ड मी डिड नॉट बॉदर, तो ऐसा इस प्रकार से देखेंगे कि डिड नॉट में चेंज ऐसा नहीं होता, डोंट का डिड नॉट में सीधे सीधे ऐसा पास्ट पे चेंज नहीं होता। तो शी टोल्ड मी नॉट टू बॉदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट को पास में ऐसा कैसा चेंज कर देना नहीं है दोस्तों, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंसेस जो हैं उस हेल्पिंग वर्ब के साथ सही से बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर डिड नॉट यूज हो रहा है तो उस सेंटेंस में वो सही से बैठ रहे हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाउच। पाउच तो आप लोग वर्ड सुने हुए हैं, बहुत सिंपल है। पाउच है, जिन लोग गुटखा उटका खाते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। पाउच का मतलब होता है छोटा सा बैग, छोटा सा पैक, छोटा सा। तो इसमें से कौन सा जो है सिनोनिम नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है। पहला है सेचल, सेचल छोटी बोरी टाइप को बोलते हैं अपन। सैक जो है ये बोरे के लिए हो गया। डी देखिए पाउट, अभी ये न्यू जनरेशन की लड़कियों को ये बहुत अच्छे से पता होगा पाउट क्या होता है। एंड सेल्फी में जो है यूज करते हैं इसका, पाउट मुंह बनाते हैं। तो पाउच का मतलब हमको पता चल गया है, बैग होता है छोटा सा। तो ऑब्वियस बात है ये पाउट जो है वो मुंह बनाने से रिलेटेड है, तो ये जो है इसका सिनोनिम नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पाउट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टॉट यू फ्रेंच, सॉरी हु टॉट यू फ्रेंच। तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाया, तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाया। सिंपल पास की बात हो रही है, इसका सेंस निकलता है तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाया। देखिए अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मतलब इसको जब हम पैसिव करेंगे, ये एक्टिव है, इसको जब हम पैसिव करेंगे तो 3 जो ऑप्शन हैं यहाँ पर वो सही है। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही है, 3 यहाँ पर सही है। तो आपको फिर ये नहीं देखना है कि कैसे कौन सा आपके हिसाब से सही है कौन सा नहीं है। आपको ये देखना है कि किस सेंटेंस का जो सेंस है वो इसके जैसा नहीं निकल रहा है। क्योंकि मैं पहले भी बताया, एक्टिव पैसिव में भले आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जो फोकस है, जो वेटेज है वो बदलता है, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलता। तो हु टॉट यू फ्रेंच, इसका मतलब निकल रहा है कि तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाया। अब ये देखिए हिंदी में उसका क्या हो गया। हिंदी में अगर आप उसको जब इनडायरेक्ट करेंगे तो कैसे कैसे बदल सकते हैं। तुमने फ्रेंच किससे सीखा, किसके द्वारा तुम्हें फ्रेंच सिखाया गया। तो इस प्रकार से, यानी तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाया, क्या अलग अलग जो इनडायरेक्ट वो इस प्रकार से बनेगा कि तुमने फ्रेंच किससे सीखा, किसके द्वारा तुम्हें फ्रेंच सिखाया गया। इस प्रकार से इनका सेंस निकलेगा। अब जो सेंटेंस है उसमें आप ढूंढ कर देख लीजिए। देखिए, बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। अभी चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो उसका अगला जो इसका जब आप हम इनडायरेक्ट करेंगे, माफ कीजिएगा पैसिव करेंगे, तो उसका अगला जो टेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल पास्ट का अगला। तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वॉज, वर, ये देखकर कि जो अब जो ऑब्जेक्ट है जो कि अब सब्जेक्ट बन जाएगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से वॉज वर यूज होगा। तो फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच अब यहाँ पर सिंगुलर है तो फ्रेंच के लिए वॉज यूज होएगा। तो बाय हुम वॉज, किसके द्वारा, फ्रेंच तुम्हें सिखाया गया, सही है। हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, यू के लिए वर लगेगा ऑब्वियसली, वॉज तो लगेगा नहीं। तो हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, किसके द्वारा तुम जो है फ्रेंच पढ़ाए गए या सिखाए गए, तो ये भी सही है। सी देखिए, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, ये भी सही है। और डी देखिए, फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाय हु, हु जो है कभी भी लास्ट में नहीं आता। WH जो वर्ड्स होते हैं, हु, व्हाट, ये सब पहले पहले आते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, पर लास्ट में नहीं आते कभी भी। तो डी जो है ये गलत हो जाएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड किलो, किलो का हो जाएगा किलोस, बहुत सिंपल है।
बी। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल का एंटोनिम्स क्या है? प्रियम्बल के बारे में आपने पढ़ा होगा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये किसी लेख के, किसी भी बुक के जो है पहले आता है, पहले पहले जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। आगे क्या लिखा गया है डिटेल में, उसके बारे में ये जो है शॉर्ट में, मोटा मोटी संक्षेप में, सारगर्भित रूप से बताता है प्रियम्बल। तो एक चीज आपको क्या पता चल गया कि प्रियम्बल जो है बुक में पहले होता है। अब इसका अपोजिट देखना है, यानी कौन जो है बाद में होता है। इसका आंसर है ए, एपिलॉग। एपिलॉग इसका आंसर है। पर अगर आपको एपिलॉग नहीं पता हो कि इसका आंसर क्या है करके, तो आप जो है कैसे ऑप्शंस में जा सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए सी और डी में पहले से प्रो लगा हुआ है। प्रोलोगोमेनन, प्रोयम। प्रो शब्द जो होता है वो हमेशा पहले के लिए होता है, पूर्व, पहले के लिए। और हमें यहाँ पे देखना है इसका एंटोनिम्स, यानी इसका उल्टा। प्रस्तावना भी पहले आती है, प्रो भी जो है वो पहले आते हैं। तो सी और डी तो जो है दोनों प्रो वाले हैं, यानी ये भी पहले आते हैं, तो सी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, पहला है एपिलॉग, दूसरा जो है एक्सोडियम। इसमें से आप किसी एक पर अपना बैट लगा सकते हैं, पर अभी मुझे पता है तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, एपिलॉग। एपिलॉग जो है बाद में आता है, किसी भी लेख, किसी भी नाटक वाटक वगैरह के लास्ट में जो चीज़ लिखा जाता है उसके बारे में, उसे कहा जाता है एपिलॉग। अगला क्वेश्चन है, चूज द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड। ऑन कहाँ पर करेक्टली यूज्ड है ये हमें बताना है। तो ऑन का जो यूज है प्रीपोजिशन वो दो टाइप से होता है जनरली। एक तो जो है समय के लिए होता है, और दूसरा स्थान के लिए होता है। ऑन किस पर, टेबल पर, ऑन टेबल, इस प्रकार। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार यूज हो रहा है। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, तो समय के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। ऑन जो है समय के लिए। अभी समय में ऑन का यूज किस प्रकार होता है हम देख चुके हैं। एट जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है, छोटे समय या कालखंड के लिए। ऑन जो होता है वो दिन, दिनांक, इस प्रकार की चीज़ों के लिए। और इन जो होता है वो बड़े समय, यानी कि जैसे महीने या फिर वर्ष, इस प्रकार के लिए इन वर्ड यूज होता है। ये समय के जो है प्रीपोजिशंस हमने देखे थे। तो छोटे समय कालखंड जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, मिडनाइट है, इस टाइप जो छोटे कालखंड है, कम समय के लिए रहते हैं, उनके लिए यूज होता है एट। क्रिसमस मॉर्निंग की बात हो रही है, क्रिसमस मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात हो रही है भैया। तो किस पर करेक्टली स्पेल्ड है। अब मॉर्निंग की जो बात हो रही है उसके सामने यूज होना चाहिए एट। किसी में भी एट यूज नहीं हुआ है, सब में ऑन यूज हुआ है। तो मॉर्निंग है पहले में, दूसरे में आफ्टरनून है, तीसरे में इवनिंग है, सब जो है छोटा कालखंड है, तो सबके सामने जो है एट यूज होना चाहिए था। किसी में भी जो है ऑन सही से यूज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगर सिर्फ क्रिसमस की बात होती, सिर्फ क्रिसमस, तो क्रिसमस जो है एक विशेष दिन है, तो उसमें ऑन यूज होता, तब वो सही होता। पर चूंकि यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात हो रही है, इसलिए एट वर्ड यूज होता, तो कोई भी जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली इन द अबव सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज। इस सेंटेंस में फॉर किस प्रकार से यूज हुआ ये हमें बताना है। पहला है प्रीपोजिशन, दूसरा है कंजक्शन, तीसरा है इंटरजेक्शन, और चौथा जो है एडवर्ब।
तो देखिए सामान्य रूप से फॉर जो है प्रीपोजिशन में यूज होता है, पर उस कंडीशन में फॉर क्या बता रहा होता है? उस कंडीशन में फॉर बता रहा होता है समय, संबंध। पर यहाँ पर देखिए सेंटेंस को समझिए, ये बोलता है ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड। जो भी प्रिकॉशंस थे, जो भी सावधानियां रखनी चाहिए थी, वो नेग्लेक्ट किए गए, उनको नहीं रखा गया। फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, इसीलिए इसी कारण से द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। फॉर यहां पर यह बता रहा है कि क्यों जो है प्लेग फैला, क्यों? क्योंकि प्रिकॉशंस जो है नेग्लेक्ट किए गए, बिकॉज। ठीक है, तो यहां पर फॉर का जो सेंस है वो के लिए या लिए के सेंस में यूज नहीं हो रहा है। यहां पर फॉर यूज हो रहा है ये संबंध बताने के लिए कि जो है प्लेग फैला, क्यों फैला? क्योंकि जो है प्रिकॉशंस जो है नेग्लेक्ट किए गए। तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, समय नहीं बता रहा है, संबंध नहीं बता रहा है। दूसरा है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जो है, जो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनको जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, ये एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, ये दो सेंटेंस यहाँ पे होता है, उनको फॉर जो है जोड़ रहा है। तो यहाँ पर फॉर जो है वो कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपके जो सडन फीलिंग्स होते हैं, तुरंत वाले जो फीलिंग आते हैं, जैसे गुस्सा है, जॉय है, इसको बताते हैं। तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो ओह, हुर्रे, या, इस टाइप के जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एडवर्ब बताता है, एडवर्ब तो बताता है आपके वर्ब की विशेषता। तो यहाँ पर फॉर वैसा काम कर नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा कंजक्शन बी। तो ऐसा नहीं है कि फॉर है मतलब प्रीपोजिशन ही होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में किस प्रकार से यूज हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ सकती है और मेहनत हमें करनी भी चाहिए। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनको हम ऑप्शंस देखकर आसानी से बना सकते हैं। कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हमने आज कवर किए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो है आपको अपनी तैयारी में मदद करेगा। क्वेश्चंस को समझने, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और उनको बना कैसे सकते हैं, इसको समझने के लिए भी ये वीडियो जो है आपकी मदद करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।